नमस्कार दोस्तों। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राधे रानी के चरणों में मेरा नमन। आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मालवा में जो मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई, मतलब मालवा में पहले भी मुस्लिम शासक थे लेकिन स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर पा रहे थे। आज जो पढ़ेंगे उसमें जिन शासकों ने मालवा में स्वतंत्र रूप से बिना किसी के अधीन रहकर शासन स्थापित किया है, उन शासकों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे वंश है जिन्होंने मालवा में स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित किया है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जब वो वंश खत्म हो गए इसके बाद मालवा में कौन कौन से शासकों ने शासन किया, वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो मालवा में स्वतंत्र वंश की स्थापना शुरुआत होती है उसमें ये देखा गया कि जब तुगलक साम्राज्य था, तुगलक शासन था कहाँ पर, दिल्ली में। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसमें तुगलक वंश था। उस समय मालवा में जो दिलावर खां गोरी था उसको तुगलकों ने अपना सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे तुगलकों की स्थिति खराब होती दिखी उसने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। भैया इतिहास गवाह है, कहीं भी देख लो आप दुनिया में जाकर, जहां भी किसी की स्थिति कमजोर होती है इंसान अपना पांव जमा ही लेता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, दिल्ली सल्तनत में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। तो दिल्ली सल्तनत में क्या चल रहा था उस समय, दिल्ली सल्तनत में चल रहा था तुगलक वंश का शासन। दिल्ली सल्तनत में चल रहा था किसका शासन, गुलाम खिलजी के बाद आया तुगलक वंश। तो यहाँ पर चल रहा था तुगलक वंश का शासन, तुगलक वंश। जब यहाँ पर तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश, तो इस वंश में आप सभी को पता है तुगलकों ने, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इसके बाद महमूद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक आए। इसके बाद जो तुगलक शासक आए, मैंने यहाँ पे पढ़ा पढ़ा चुका हूँ, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उससे पहले वो कमजोर स्थिति कैसी हुई, क्योंकि तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके समय भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑटोमेटिक चीजें जब कोई आक्रमण करता है तो ऑटोमेटिक चीजें क्या होती है, बिखर जाती है, कहीं ना कहीं साम्राज्य की भागदौड़ छूट जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब तुगलक वंश का शासन था, ये महमूद तुगलक है, आप देख सकते हो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक था। इससे पहले तुगलक वंश ने क्या किया था, जो मालवा में क्या किया था, मालवा में एक सूबेदार नियुक्त कर दिया था इन्होंने, सूबेदार। मालवा में सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उस सूबेदार का नाम है, वो था दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी। तो मालवा में एक शासक था जिसे तुगलकों ने सूबेदार नियुक्त किया था, वो था दिलावर खां गोरी। ये अपने आप में एक योग और कुशल सेना, मतलब शासक था यहाँ का। तो क्या हुआ कि जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक आया, इस समय स्थिति क्या हो गई कि 1398 में, 1998 में, आप सभी को पता है कि भारत पर किसने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने इसने आक्रमण किया था, किस पर, भारत पर आक्रमण किया था। जब इसने आक्रमण किया तो ऑटोमेटिक चीजें क्या हुई, ये शासक था भैया, चीजें कमजोर हो गई। जो इनके सामंत थे उन्होंने अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र स्थापित कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिलावर खां गोरी ने फिर क्या किया, मालवा में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। इसमें मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की किसने, दिलावर खां गोरी ने।
कब की इसने, जब स्थिति मतलब आक्रमण हुआ तब नहीं, थोड़े दिन बाद करते हैं सभी, आप सभी को पता है 1401 ईस्वी के आसपास, मतलब टाइम पीरियड याद रखना। जैसे तैमूरलंग ने आक्रमण किया तो इसकी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब इन भाई साहब की स्थिति जैसे ही कमजोर हुई थी, इन्होंने जो सूबेदार रहते थे, सामंत रहते थे, वो हर एक इंसान स्वतंत्र होना चाहता था। स्वतंत्र होने के पीछे वजह क्या है कि वो जहां से कर इकट्ठा करेगा, अब राजा को नहीं देना पड़ेगा, वो खुद रखेगा, वहां के शासन प्रशासन खुद ही देखना चाहता है, हर इंसान इंडिपेंडेंट होना चाहता था, है ना। तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की किसने? दिलावर काकोरी ने। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा वंश स्थापित हो गया मालवा में? वंश स्थापित हुआ मालवा में, उस वंश का नाम है गौरी वंश। गौर वंश या गौरी वंश नाम से आपका जो वंश स्थापित हुआ, वो यहाँ पर स्थापित हो गया मालवा में। अब गौर वंश में जो शासक आएंगे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, ये पे पढ़ लेते हैं। तो दिलावर का ये गौरी वंश की स्थापना किसने की? स्थापना किसने कर दी? स्थापना मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने कर दी? दिलावर खां गोरी ने। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप पे याद हो जाए, चीजें बार बार रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं बार बार आप रिपीट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए, आप भूले ना। तो गौरी वंश की स्थापना कर दी किसने? दिलावर खां गोरी ने। और इसने जो राजधानी बनाई, राजधानी वो आपकी बनाई थी धार को। कहां पर बनाई थी? धार। और इसका वास्तविक नाम देखा जाए, दिलावर खां गोरी का वास्तविक नाम देखा जाए, वो क्या नाम था? वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम था, वो था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। तो ये मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम वंश का संस्थापक था मालवा में। इसके बाद जो शासक आते हैं गौरी वंश में, जो मालवा में गौरी वंश था या गौर वंश था, उसमें जो शासक आते हैं वो थे, है ना। गौरी वंश के अंश शासक देखिए, गौरी वंश, इसके बारे में पढ़ी चुके हैं, दिलावर खां गोरी के बारे में। अब अगला जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है, वो आपका आता है होसन शाह गोरी। होसन शाह, होसन शाह नाम का शासक आपने सुना ही होगा। और इसका जो मूल नाम था वो था अल्फ खां। ये ध्यान रखना, इसका वास्तविक नाम देखा जाए तो इसका नाम अल्फ खां था, अल्फ खां। ये ऐसा आप सभी ने देखा होगा कि जो पहले राजधानी धार थी, इसके बाद जो मांडू स्थानांतरित करता है, और मांडू शहर का नाम सादियाबाद रखता है या खुशियों का शहर रखता है। इसके अलावा जो होसन शाह ने होशंगाबाद की स्थापना करता है, होशंगाबाद की स्थापना नहीं करता, सॉरी, उसका जो नर्मदापुरम संभाग था या जिला है वर्तमान में, उसका नाम पहले होशंगाबाद रखता है, मतलब नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद रखता है। जामी मस्जिद का निर्माण करता है, ये बहुत सारे काम करता है। उन सारी चीजों को देखते हैं। तो होशंग शाह, होशंग शाह के बारे में कहा जाता है इसने सबसे पहले जो पहला काम किया वो ताकर राजधानी, यार क्या हो रहा है आज? होशंग शाह, होशंग शाह ने जो पहला काम किया वो काम क्या किया? पहला काम इसका है कि इसे जो वास्तविक संस्थापक है मालवा सल्तनत का, इसे ही माना जाता है। ये ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक मालवा में जो स्वतंत्र मालवा सल्तनत का, क्योंकि सल्तनत काल चल रहा था इसलिए से इस काल को, इस समय को मालवा सल्तनत काल कहा गया, क्योंकि मालवा में जो शासन था वो मालवा सल्तनत के काम सल्तनत काल कहा गया। मालवा सल्तनत, दिल्ली में शासन था तो दिल्ली सल्तनत कहा गया, क्योंकि यह भी चल रहा था सल्तनत काल, आप सभी को पता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत तो अधीन था, है ना। नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे, इसके बाद तुगलकों का खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। तो फिर इसने वास्तविक रूप से वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, किसे? होशंग शाह को। इसने फिर क्या किया? इसने जो राजधानी थी, राजधानी,
इसने एक शहर की स्थापना करता है और वो था मांडू। और ये मांडू राजधानी परिवर्तन करता है और मांडू का नाम धार से कहा करता है, मांडू करता है। और मांडू का नाम रखता है ये सादियाबाद। सादियाबाद 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 को आप सभी को पता है, इसका एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है खुशियों का शहर। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। इसे खुशियों का शहर कहा गया है। मांडू में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी जान लेते हैं। मांडू में होशंग शाह का मकबरा बनता है। क्या बनता है मांडू में? होशंग शाह, होशंग शाह का मकबरा। ये कहां पर बनाया जाता है? वो आपका मांडू में बनाया जाता है। इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का ताजमहल। मध्य प्रदेश का ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का ताजमहल। और इसका जो निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना, होशंग शाह का मकबरा होशंग शाह ने नहीं बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था, मैं यहाँ पे खिलजी वंश पढ़ाऊंगा आगे जाके, उसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना। निर्माण महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। मांडू में ही आप सभी को पता है क्या होना चाहिए? मांडू में ही एक महल है जिसका नाम है, आप सभी को पता है, असरफी महल। असरफी असरफी महल। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसकी नींव तो किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी होशंग शाह ने। होशंग शाह, इसकी नींव तो होशंग शाह ने रखी थी, लेकिन इसे पूर्ण किसने करवाया था वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे पूर्ण करवाया था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन सा? फर्स्ट वाला, उसने पूर्ण करवाया था। इसके अलावा होशंग शाह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नवदापुरम का नाम होशंगाबाद कर दिया गया था ना, जिसे वर्तमान में बदलकर वापस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वो नवदापुरम। पहले नवदापुरम नाम, नवदापुरम नवदापुरम जो जगह थी उसका नाम इसने परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? होशंगाबाद। होशंगाबाद, ध्यान रखना। अब वर्तमान में जो होशंगाबाद है उसका नाम वापस नवदापुरम कर दिया गया है, बदलकर वर्तमान में, है ना। वर्तमान में यही नाम है, वर्तमान में आपको होशंगाबाद का नाम वर्तमान में यही मिलेगा, है ना। लेकिन इसका नाम परिवर्तित किसने किया था, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में पूछने। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको मस्जिद मिलेगी, वो मस्जिद को आप ध्यान रखना, यहाँ पर मिलेगी जामी मस्जिद। ये एक जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिलावर खां गोरी, होशंग शाह या मोहम्मद शाह गोरी। जो अगला शासक आएगा वो मोहम्मद शाह गोरी आएगा। तो इसमें से किसने करवाया था या इनमें से किसी ने नहीं करवाया था? किस वंश ने करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जामी मस्जिद का किसने निर्माण करवाया था? तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और आपको मालूम होना चाहिए, वो है आपकी कि होशंग शाह ने एक चीज और बनवाई थी नहीं, इन्होंने नष्ट करवाई थी। भोपाल में मैंने बताया था कि राजा भोज ने एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था। उस विशाल बांध का नाम था साइक्लोपियन बांध, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। इन भाई साहब ने गुस्सा गाय के करवा दिया था, उसे नष्ट करवा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट जो हिंदू शासक थे उन्हें नहीं देना चाह रहे थे, इसी गुस्सेल प्रवृत्ति के कारण इन्होंने उसको नष्ट करवा दिया गया। तो विशाल बांध, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। विशाल बांध, विशाल बांध भी बोला जाता है इसे, विशाल बांध, या फिर इसका नाम है साइक्लोपियन बांध। साइक्लोपियन, साइक्लोपियन बांध भी इसका नाम है। साइक्लोपियन जो बांध है, यार क्या हो जाता है, साइक्लोपियन, पियन इसका नाम है। इसका ध्यान रखना। इसका निर्माण, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था आपके, मैं राजा भोज के बारे में पढ़ा चुका हूं। राजा भोज के बारे में, जिन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन इसे नष्ट किसने करवा दिया था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे जो नष्ट करवाया था वो आपके हैं होशंग शाह ने। तो इसे नष्ट करवा दिया था मतलब तोड़वा दिया था होशंग शाह ने। जिस प्रकार जो थे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, यहाँ गुलाम था, उसने जिस प्रकार बख्तियार खिलजी ने का नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था, उसी प्रकार इसने क्या करवा दिया, होशंग शाह ने जो विशाल बांध था, जो पानी से भरा हुआ बांध था, उसे नष्ट करवा दिया गया था। तो अगला शासक दिलावर आता है वो आपका आता है मोहम्मद शाह गोरी। मोहम्मद शाह गोरी के बारे में कहा जाता है कि ये इतिहास में एक अच्छा शासक था। मोहम्मद शाह गोरी, मोहम्मद शाह गोरी, मोहम्मद शाह गोरी भैया ऐसा शासक था, ये अंतिम शासक था, ये ध्यान रखना, गौर वंश का अंतिम शासक। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये गौर वंश का, गौर वंश या गौरी वंश दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये इस बात पे कंफ्यूजन मत करना कि गौरी था कि गौर वंश था, गौरी भी मिल सकता है, गौर वंश भी मिल सकता है। तो ये गौर वंश का अंतिम शासक था, गौर वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक गौर वंश का ये अंतिम शासक था। इसे मोहम्मद शाह गोरी के नाम से जाना जाता था। और इसका एक वजीर था, मतलब वजीर ऐसा मान लो आपका सेनापति था, वजीर बोला जाता है इस टाइप से। इसका वजीर था कौन, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी फर्स्ट था, है ना, ध्यान रखना, सेकंड भी आएगा। महमूद खिलजी फर्स्ट इसका वजीर हुआ करता था। इसने क्या किया भाई साहब, इसने क्या कहा कि ऐसा ही शासक है यार। इसने क्या किया, ये बहुत विश्वास पात्र था, कौन, महमूद खिलजी, इसका मोहम्मद गोरी का। तो इसने विश्वास का फायदा उठाया और जो शराब होती है, शराब दोनों पी रहे थे एक दिन बगल में बैठकर, चेस करो, ये करो, वो करो, जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है जहर डाल दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, एक प्याले में जहर डाल दिया और वो किसको दे दिया, मोहम्मद शाह गोरी को। तो इनका किस्सा खत्म। मतलब ये ध्यान रखना, ये जहर किसने दिया था, जहर देकर मारा था इन्होंने, जहर देकर मार दिया और इस वंश का कहीं ना कहीं अंत हो गया। अब जो अगला वंश स्थापित होगा वो अच्छा वंश स्थापित होगा, वो वंश स्थापित होगा आपका खिलजी वंश। ये ध्यान रखना, ये खिलजी वंश अलग है, मध्य प्रदेश का खिलजी वंश अलग है। और ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश अलग था, ये मध्य प्रदेश का खिलजी वंश है। जो अगला वंश स्थापित होगा वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश में हम लगभग 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो 4 शासक कौन कौन से, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो शासक है वो आपका है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा गयासुद्दीन खिलजी। ये शासकों का क्रम ध्यान रखना, शासकों का क्रम ध्यान रखने से क्या होगा कि आप चीजें याद रहेंगी क्रम से। नहीं तो आप ऐसा नहीं करोगे तो आप लगभग लगभग चीजें भूल जाते हो। फिर क्या है, नासिर शाह आता है। इसके बाद आता है महमूद खिलजी द्वितीय, नासिर शाह। जो अगला शासक आएगा वो आएगा महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। तो ये 4 शासक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या आपको रटा होना चाहिए। सबसे पहले जिस शासक के बारे में जानेंगे वो आएगा महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी के बारे में आपको पता होगा कि पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये मालवा में अगला जो वंश स्थापित होगा उसका नाम होगा खिलजी वंश, जिसका संस्थापक कौन होगा, महमूद खिलजी। ये इस वंश का संस्थापक हो जाता है आपके लिए महमूद खिलजी। इसके अलावा महमूद खिलजी के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़ का जो राणा था कुंभा, राणा कुंभा और इनके बीच में तनातनी चलती रहती थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोलते थे मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में भैया डिसाइड नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ कि महमूद खिलजी को गुस्सा आया एक बार और ये कहाँ चले गए, राणा कुंभा पर आक्रमण करने, कि नहीं आज तो हो ही जाए दो दो हाथ। भैया उसने भी कहा, वो भी क्या डरते थे, दोनों में दो दो हाथ हो गए। लेकिन दोनों दो दो हाथ ये हो गए, युद्ध
मतलब किसी प्रकार का निर्णय पे नहीं पहुंचा, खत्म हो गया, दोनों थक गए। इसके बाद उन्होंने कहा तू भी जा मैं भी जाऊं, दोनों चले गए, ठीक है, एक ही युद्ध हो गया, है ना। इसके बाद फिर युद्ध करते यार, इसके दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं एक बार तो हराया ही जाए, तो वापस आक्रमण करता है। इसके बाद भी वो भी तैयार थे, तो दोनों में वापस युद्ध होता है। युद्ध ये भी अनिर्णायक रहा, क्योंकि ये युद्ध में भी दोनों दावे करते हैं कि मैंने जीता है, और ये बोलता है कि मैंने जीता है। अब जीता कौन है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने जीत की खुशी में दो विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। चित्तौड़ में राणा कुंभा करवाता है, और मांडू में कौन करवाता है, महमूद खिलजी फर्स्ट। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, तो ये कहानी आपको याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो राणा कुंभा, राणा कुंभा, अब भैया राणा कुंभा होता है, राणा कुंभा से किसका युद्ध हो रहा है, महमूद खिलजी वर्सेस महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट का ध्यान रखना, महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ इनका युद्ध होता है। राणा कुंभा बोलता है कि चित्तौड़ पर जब आक्रमण करते हैं, दो युद्ध होते हैं, दो आक्रमण होते हैं, ध्यान रखना, और दोनों आक्रमण ऐसे रहते हैं, मैं बता ही चुका हूं, अनिर्णायक। अनिर्णायक रहते हैं, मतलब जिनका कोई निर्णय नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कौन हारा कौन जीता किसी को कुछ पता नहीं। इतिहासकार भी इस समय मौन रह चुके थे, ये ध्यान रखना आप चीजों को। राणा कुंभा था, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ, तो इन्होंने क्या किया भैया, मैं भी, इन्होंने जीत का दावा किया कि चित्तौड़ में इसने विजय कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय, इन्होंने बोला कि मैं जीता हूं तो मैं भी निर्माण करवाऊंगा। इन्होंने जब निर्माण करवाया, इन्होंने कहा कि ये तो बोल रहा है कि मैं जीत चुका हूं, इन्होंने बोला कि मैं भी जीत चुका हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी जगह पे मांडू में क्या बनवा दिया, इन्होंने मांडू में बनवा दिया 7 मंजिला महल, 7 मंजिला महल, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ। लेकिन किसी कारणवश ये तो नष्ट हो चुका है, लेकिन आप जब चित्तौड़ जाएंगे तो आप ये जरूर मिलेगा, विजय कीर्ति स्तंभ। आप जाना तो देखना जरूर, बड़ा मजेदार कहानी, और वहां से लोगों को सुनना कि वो इस कहानी के बारे में क्या बोलते हैं, है ना। तो अगले शासक आता है, अगले शासक के बारे में जानते हैं, गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा शासक रहा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं, गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्थापत्य की ओर ध्यान दिया। जो शासक स्थापत्य की ओर ध्यान दिया, वो इतिहास में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवा ही लेते हैं। इन्होंने जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी जैसे स्थापत्य में अपना योगदान देकर निर्मित करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, स्थापत्य के क्षेत्र में जहाज महल का निर्माण करवाया। जहाज महल के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार तो एमपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहाज महल, हिंडोला महल कहां पर है, लोग वहां कंफ्यूज होते रहते हैं। हिंडोला महल, तो आप ध्यान रखें इन चीजों का। चंपा बावड़ी किसने निर्माण करवाया, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो ये आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सारी चीजें चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है, जो मेदिनी राय, आपने मेदिनी राय का नाम सुना होगा, ये अकबर भारत जो सॉरी अकबर नहीं, जो बाबर भारत पर आक्रमण करता है, तो वो 4 युद्ध लड़ता है भारत पर, है ना। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, है ना। इसके अलावा और भी युद्ध रखते हैं, घाघरा का युद्ध भी लड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध में जिस शासक को हराया जाता है वो था मेदिनी राय, है ना। ऐसा बोला जाता है कि चंदेरी में, जो चंदेरी का किला था, उसे जीतना बाबर के लिए बहुत ही ज्यादा वो हो गया था कि जीत ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया, रातों रात उस जो किला ऊपर पहाड़ियों पर होता था, क्योंकि किले पर ऊपर जाके क्या करते थे, लोग बाग बच जाते थे, ताकि कोई आक्रमणकारी आए तो एकदम से आक्रमण नहीं कर पाए। ऐसे ही वो एक पहाड़ी पर था, तो भैया वहां पर आप देखना, जब भी चंदेरी जाए तो एक कट्टी घाटी है, कट्टी घाटी मतलब ये किला मान लो आप, ये पूरा किला था, यहाँ से घाटी को ही काट दिया रात भर, और फिर यहाँ चंदेरी पर जाकर आक्रमण किया बाबर ने, और मेदिनी राय को हराया। तो ध्यान रखना, इसने मेदिनी राय, मेदिनी राय जो था, इन्होंने मेदिनी राय को चंदेरी का सूबेदार नियुक्त किया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
और ये ही मेदिनी राय आगे जाके चंदेरी का शासक बनता है, और चंदेरी पर जब बाबर आक्रमण करता है और चंदेरी का युद्ध होता है ना, तब यही मेदिनी राय किससे हारता है, बाबर से हारता है, और बाबर कहीं ना कहीं चंदेरी पर स्थापित या अधिकार कर लेता है। ये ध्यान रखना आपने। चंदेरी का संविधान नियुक्त किया। इसके अलावा गयासुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आने वाले समय में जो था वहां पर वर्तमान में जितनी भी जैसे शराब व्यवस्था चल रही, बिहार में शराब बंद करवा दी थी, तो इन्होंने भी क्या किया कि उस समय बहुत ज्यादा, आप सब जानते हो कि शराब का प्रचलन बहुत वर्षों से रहा है और भारत में वर्षों से शराब चल रही थी, तो इसने क्या किया कि जो मालवा क्षेत्र था उसमें शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब मादक वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब नशे की कोई भी वस्तु पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक था, ऐसा मान लो। मादक वस्तु आपसे पूछा जाएगा, मादक वस्तुओं से तो कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन है, तो मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया इसने, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किस शासक ने मादक वस्तु पर प्रतिबंध लगाया, ये आपके लिए 4 ऑप्शन आएंगे, आप आंसर टिक करना। मैं गयासुद्दीन के लिए। इसके बाद जो अगला शासक आता है यहीं पे जान लेते हैं, वो आपका अगला शासक आता है वो तीसरे नंबर का नासिर शाह। नासिर शाह, नासिर शाह के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना, इस भाई साहब ने एक, आपने कालिया देह महल पढ़ा होगा उज्जैन में, तो आप कभी उज्जैन जाए ना तो कालिया देह महल देखना, छोटा सा कुंड है, ज्यादा बड़ा वो नहीं है, मतलब छोटा सा है, तो वो देख लेना आप। कालिया देह महल, कालिया देह महल छोटा सा महल टाइप का है, मतलब उसके आगे कुंड वगैरह भी बना हुआ है। तो ये निर्माण किसने करवाया था, नासिर शाह ने करवाया था। कहां पर करवाया था, उज्जैन में करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला शासक आता है, वो अगला शासक आता है महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लास्ट शासक था, अंतिम शासक था इस वंश का, अंतिम शासक। आप अंतिम शासक था, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है मार साहब अंतिम शासक था, लेकिन ये अंतिम शासक बना क्यों, इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो कौन थे। तो इसके बाद जो मालवा में, इस शासक के बाद जो शासक आने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट शासक थे, जब मध्य प्रदेश के शासक नहीं मिलने वाले। अब क्या था कि मध्य प्रदेश, आप सभी को पता ही है मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये मध्य प्रदेश है, आप सभी को पता है ये मध्य प्रदेश है, और ये वाला क्षेत्र है गुजरात है, आप सभी को पता है ये एमपी है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये शासक रहते हैं, यहाँ पर स्थिति इनकी कमजोर होती दिखती है किसकी, खिलजी वंश की। जैसे खिलजी वंश के अंतिम शासक की स्थिति कमजोर दिखती है, तो यहाँ पर से आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, और जो पहला आक्रमणकारी आक्रमण करता है उसका नाम था, वो ध्यान रखना, वो है आपका बाज बहादुर। कौन है, बाज बहादुर, बाज बहादुर। ये बाज बहादुर गुजरात का शासक था, और बाज बहादुर कहीं ना कहीं इसको हराकर अब मालवा क्षेत्र पर कौन कब्जा कर लेता है, बाज बहादुर कब्जा कर लेता है। तो अब जो मध्य प्रदेश क्षेत्र पर जो इतिहास शुरू होगा, वो इतिहास शुरू होगा किसका, वो गुजरात के शासकों का इतिहास शुरू होगा। बाज बहादुर ये कब्जा कर लेता है कि क्षेत्र पर, मालवा या मांडू पर ये कब्जा कर लेता है ना। अगले शासकों के बारे में हम जानते हैं, तो अगले जो शासक आएंगे वो आएंगे आपके कौन, गुजरात के शासक जिन्होंने मालवा पर स्वतंत्र पूर्ण अधिकार किया, और मतलब कहीं ना कहीं उनने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो अगले शासक गुजरात के शासक जिन्होंने मालवा पर स्वतंत्र रूप से कब्जा किया था, जिन्होंने क्या किया था, मालवा पर कब्जा किया था। तो इन शासकों में, मालवा में स्वतंत्र गुजरात के जो शासक रहे उनके बारे में हम जानते हैं। तो मालवा में जो स्वतंत्र रूप से गुजरात के शासक रहे हैं वो जानते। तो भैया सबसे पहले क्या होता है, बाज बहादुर आता है। बाज बहादुर आप सभी को पता है किसका, जो महमूद खिलजी द्वितीय उसका हटा देता है उसे, और वो कब्जा कर लेता है, बाज बहादुर कर लेता है। लेकिन
आप मैं बता दूं कि मैंने ऊपर शुरुआत में दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद जो अगला काल स्टार्ट पीरियड होगा वो आपका क्या होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, वो होगा आपका मुगल काल। तो मुगल काल के अंतर्गत जैसे बाबर जाता है, बाबर का बेटा आता है हुमायूं, तो हुमायूं और कहीं ना कहीं किसके बीच, बहादुर शाह के बीच टकरार चलती रहती है। तो पहला जब शासक आया गुजरात का, पहला शासक कौन आता है, बहादुर शाह, बहादुर शाह। जब बहादुर शाह आता है और जो उत्तरी क्षेत्र में रहता है दिल्ली पर, अब मुगल वंश स्थापित हो जाता है 1526 के बाद। तो मुगल वंश में जो हुमायूं होता है, हुमायूं का शासनकाल रहता है। हुमायूं को जैसे ही पता चलता है कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो क्या कर रहा है, उसने मालवा पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मालवा बहुत इंपोर्टेंट था उस समय भी। तो मालवा पर जैसे ही कब्जा करता है तो किसको पता चलता है, हुमायूं को पता चलता है। तो हुमायूं और इसके बीच मंसूर का युद्ध होता है, मंसूर का युद्ध। ये मंसूर का युद्ध होता है, कब होता है, सन था इसका, सन ध्यान रखना, ये सभी चीजें ध्यान रखना क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाती है। सन था आपका 1535 के समथिंग, है ना। और जिसमें मंसूर का युद्ध होता है, उस युद्ध में ये हार जाता है। कौन हार जाता है, बहादुर शाह हार जाता है। किससे हार जाता है, हुमायूं से, हुमायूं से। और हार कर ये कहाँ चला जाता है, वापस गुजरात चला जाता है और गुजरात में अपना शासन व्यवस्था देखता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इतिहास आप सभी को पता है, इतिहास कहीं ना कहीं करवट जरूर बदलता है। और जब करवट बदलता है तो एक नए शासक को पहुंचाई देता है भैया। जब अगला नया शासक कौन आता है, वो आता है आपका कादिर शाह, कादिर शाह। जब अगला शासक आपके सामने आता है वो होता है कादिर शाह। कादिर शाह कैसे आया, कादिर शाह को भी लाया गया। मैं एक आपको बैकग्राउंड में एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो ध्यान सुनना। हुमायूं, ये हुमायूं है क्योंकि ये मुगल वंश का शासक है और दिल्ली पर शासन स्थापित कर रहा है। लेकिन हुमायूं के समय एक और शासक था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। ये बहुत ही खतरनाक शासक था भाई साहब। ये ऐसा अफगान शासक था कि इसने इसे मतलब एक तलवार की एक ही बार से इसने शेर का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। मतलब शेर का मार दिया था इसने, किसने, शेरशाह सूरी ने शेर को मार दिया था भैया, छोटा मोटा इंसान नहीं था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, इसने छोटे छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया और फिर कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ये दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करता है। कौन, शेरशाह सूरी। तो इन दोनों में चलती रहती थी। तो इस समय क्या हुआ कि एक युद्ध होता है, दो युद्ध होते हैं वैसे, बेसिकली देखा जाए तो एक चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध होता है इन दोनों में, पहला युद्ध 1539 के समथिंग। तो 1539 में जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में तो हुमायूं जीत जाता है ना। लेकिन जब आपका बिलीग्राम, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, ये आपका होता है 1540 में। इस युद्ध में क्या होता है, कौन विजय हो जाता है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी विजय हो जाता है। तो जब आपको पता है कोई जब शासक ही नहीं बचा दिल्ली में, वो हार ही चुका है दिल्ली को, तो अब किसके कब्जे में दिल्ली आ गई, शेरशाह सूरी के कब्जे में। तो शेरशाह सूरी क्या इसको बाद, जो बहादुर शाह इसको मालवा में रहने देगा, बिल्कुल नहीं रहने देगा। अब शेरशाह सूरी किसको लाता है, कादिर शाह को लाता है। कादिर शाह को, जिसका कादिर शाह को क्या यहाँ का मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है, मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है, किसको, कादिर शाह को। इसका मूल नाम में ध्यान रखना, वो था मल्लू खां, मल्लू खां, ये ध्यान रखना आप। तो इसको नियुक्त कर दिया। अब इसे नियुक्त करने के बाद क्या होता है, बहादुर शाह रहता है, इसके बाद बहादुर शाह, सॉरी 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 कादिर शाह, इसे जब मंदसौर के युद्ध में कौन, बहादुर शाह को कौन हरा देता है, हुमायूं हरा देता है। कौन, हुमायूं हरा देता है। तो हुमायूं किसको नियुक्त करेगा, कादिर शाह को नियुक्त करेगा। सॉरी यार, वो गलती हो गई, है ना। तो ये कादिर शाह को नियुक्त करता है कौन, हुमायूं। शेरशाह सूरी का नाम आ रहा था हुमायूं की जगह। तो किसे नियुक्त करता है, कादिर शाह को कौन नियुक्त करता है, हुमायूं नियुक्त करता है। कहां का, मालवा का सूबेदार, मालवा का
सूबेदार, सूबेदार। लेकिन जब हुमायूं किससे हार जाता है, हुमायूं जब हार जाता है किससे, शेरशाह सूरी से, किस बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। तो यहाँ पर कादिर शाह को क्या बना रहने देगा शेरशाह सूरी, बिल्कुल नहीं बना देगा। जो शेरशाह सूरी अगले अगले शासक को लाएगा, वो लाएगा ये वापस गुजरात भाग जाता है और लाता है शुजायत खां को। कौन लाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो अगले शासक को लाएगा वो कौन सा लाएगा, वो शुजायत खां को लाएगा। और शुजायत खां को कहां का सूबेदार नियुक्त करेगा, वो नियुक्त करेगा कहां का, मालवा का सूबेदार। तो 1543 में 1543 में जब 1540 में ये युद्ध हो गया, कौन जीत गया, शेरशाह सूरी। तो 1543 में शुजायत खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देता है कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो मालवा का अगला जो शासक हुआ स्वतंत्र रूप से वो कौन हुआ, वो हुआ शुजायत खां। लेकिन शुजायत खां भी ज्यादा समय के लिए शासन नहीं कर पाया, इस क्योंकि इनके बेटे बड़े हो रहे थे और इन्होंने अपनी राजगद्दी किसे सौंप दी, अपना बड़ा बेटा, बड़ा पुत्र कौन था, बाज बहादुर, बाज बहादुर। तो अगला शासक कौन रहता है स्वतंत्र रूप से, जो गुजरात के शासक थे उनमें बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है आपके लिए बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के बारे में बोला जाता है कि भैया बाज बहादुर का जो नाम था वो वास्तविक नाम इनका था, वो ध्यान रखना, वास्तविक नाम था इनका बायजीत खां, बायजीत खां, बायजीत खां। तो बाज बहादुर जब ये शासक था तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है हर एक शासक, कोई भी शासक बने, छोटे क्षेत्र का बने या बड़े क्षेत्र का बने, समय के साथ वो अपने साम्राज्य को विस्थापित करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है। तो इनकी ख्वाहिशें थी कि मैं भी अपने शासक को और बढ़ाऊं। जब मध्य प्रदेश का आप मैप देखते हो, ये मध्य प्रदेश है, आप ये मध्य प्रदेश का जब मैप देखते हो, इस वाले इलाके को बोला जाता है मालवा वाला क्षेत्र। लेकिन जब इस वाले इलाके में महाकौशल क्षेत्र में ये गोंड वंश का शासक था, यहाँ पर महाकौशल क्षेत्र जबलपुर के आसपास में एक रानी थी, उनका नाम था दुर्गावती, दुर्गावती, दुर्गावती शासन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बाज बहादुर क्या चाहता था कि ये किस पर अधिकार करना चाहता था, गोंड वंश पर अधिकार करना चाहता था या गोंडवाना क्षेत्र पर ये अधिकार करना चाहता था। कौन कौन करना चाहता था, बाज बहादुर, गोंड वंश या गड़ा राज पर, गड़ा राज। यहाँ पर कौन 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 शासन कर रहा था, गड़ा राज का शासन था, गड़ा वंश का शासन था या गड़ा राज कहा जाता है, उसका गोंड वंश का ही शासक था। तो यहाँ पर रानी दुर्गावती, अब इसके मन में यह था कि ये एक महिला है और महिला को तो मैं आसानी से हरा ही दूंगा और कहीं ना कहीं जीत जाऊंगा। तो इसने मालवा क्षेत्र से यहाँ पर आक्रमण किया भैया, एक आक्रमण किया, उसमें हार गया। अब इसकी बड़ी बेइज्जती हुई भैया कि यार कोई इंसान अगर महिला से हार जाए तो कैसा लगेगा कि तू तो ना मर्द है, ये वे दुनिया भर की बातें करी इससे। तो इसका दिमाग ठनका रहा कि कहीं ना कहीं अब इस बार आक्रमण करता। तो रानी दुर्गावती ऐसी दुर्गावती नहीं थी, इसने फिर आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण की भैया, दूसरी बार में भी हार गया। तो इसने समझ लिया था कि मेरी बस की बात नहीं है ये। फिर यहाँ के जब हार गया ना तो इसने युद्ध नीति छोड़ दी और आसपास के क्षेत्रों पर जो आक्रमण कर रहा था उसको भी इसने आक्रमण करना बंद कर दिया कि मेरी बस की नहीं है। इसने दोनों अपने हाथ उठा लिए। वो ये कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी हो गया और बहुत सारे संगीतों का, और एक अपनी रानी थी उसकी रूपमती, उसके प्यार में मनमोहन हो गया और दोनों फिर बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन प्रेम को क्या होती है कि नजर लग जाती है। जब प्रेम को नजर लगती है तो किसी ना किसी की तो नजर रहती है उस प्रेम पर, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जब इसने यहाँ पर हार गया तो इसने क्या किया कि अब ठीक है भैया हार ही गया हूं, अब मेरी बस की नहीं है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि स्थापत्य का निर्माण करवाया, स्थापत्य चीजों का। तो इसने निर्माण करवाया, रेवा कुंड का निर्माण करवाया। आप देखे होंगे मालवा में रेवा कुंड है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, देते हैं रेवा कुंड। और एक चीज बनवाई थी इसने, रूपमती महल, रूपमती महल, रूपमती महल का निर्माण जरूर ध्यान रखना। तो ये रूपमती महल जो बनवाया था रानी रूपमती के लिए बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, रूपमती।
रानी रूपमती महल बनवाया था। इसके अलावा जब ये यहाँ पर हार गया था, एक स्त्री से हार गया था, तो उसने छोड़ दी थी युद्ध नीति। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति छोड़ दी थी, इसने रानी दुर्गावती से हारने के बाद युद्ध नीति छोड़ दी थी। और इसने बहुत सारे रागों का विस्तार किया, रागों का विस्तार किया, उसमें राग मालवीय है आपका, ये ध्यान रखना, राग मालवीय, राग मालवीय। और भी राग हैं, जैसे कि राग मालवीय हो गया आपका, राग गुजारी, राग गुजारी, तो यहां पर ये हो गया राग गुजारी, रागों का विस्तार कर लिया। इसके अलावा ये क्या करता है, अपने शासन को अच्छे से चलाता रहता है, लेकिन मैंने बोला था कि किसी ना किसी की तो प्रेम पर नजर लग जाती, तो इसकी नजर लगती, इस पर नजर लगती है अकबर की। ध्यान रखना, पहले किसका शासन था, मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि पहले हुमायूं था, हुमायूं का अब बेटा कौन आया, अकबर आया। तो अकबर की नजर थी, क्योंकि इनके प्रेम के किस्से पूरे भारत में मशहूर थे, उस समय का जो हिंदुस्तान था उसमें इनके प्रेम के किस्से, रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम के किस्से बहुत मशहूर हो गए थे, क्योंकि इसी रागों के माध्यम से लोग गुनगुनाते रहते थे गाने, इसके गाने फेमस हो चुके थे, ये संगीत प्रेमी था बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं फिर अकबर ने इस पर नजर डाली, और अकबर को ये बताने वाला जो शासक था वो था, कौन था, अकबर का सेनापति आदम खां। आदम खां ने कहा कि भैया ये अकबर का सेनापति था, सेनापति, इसने कहा कि बहुत ही सुंदर है ना, मनमोहक सूरत है, आप कृपया कर आक्रमण करें और आक्रमण कर कर विजय पाए। तो अकबर के दिमाग में आ गया कि कहीं ना कहीं हम इन्हें अपने हराम में रखेंगे। हराम में उस समय क्या होता है कि हराम में उन स्त्रियों को रखा जाता था जैसे पत्नी भी हुई, और जितनी भी जीत के लाए स्त्रियां या किसी की बेटियों को ये चुरा कर लाए तो हराम में लगाया जाता था, मतलब हराम बोला जाता था, जो रोमांस की जगह होती थी उसे हराम बोला जाता था। तो हराम में रखने के लिए इन्होंने याद किया, और कहीं ना कहीं पे सारंगपुर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ इसके साथ, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। जब सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध में अकबर के सेनापति आदम खां ने किसको मार दिया था, बाज बहादुर को, बाज बहादुर, बाज बहादुर। जब बाज बहादुर को मार दिया गया था तो इस पर कब्जा कर लिया, इसी, जब बाज बहादुर मर चुका है तो यहाँ पर कब्जा कर लिया मालवा क्षेत्र में। जब मालवा क्षेत्र में कब्जा कर लिया तो जब ये बात पता चलती है किसको, रानी रूपमती, तो ऐसा बोला जाता है कि रानी रूपमती ने क्या किया, रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह मतलब आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। उन्होंने बोला कि मुझे पूरे भारत का साम्राज्य नहीं चाहिए और उनकी अर्धांगिनी बनना पसंद नहीं है, मेरे प्रेमी तो बाज बहादुर थे, मैं उन्हीं के साथ जीना और मरना चाहती हूँ। इतना सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है भैया, देख लो मर गई। कौन, रानी रूपमती मर चुकी थी किनके प्रेम में, बाज बहादुर में, है ना, क्यों, बाज बहादुर के प्रेम में, क्योंकि ये मारे जा चुके थे। तो इनके बाद में अकबर को एहसास होता है कि इनकी समाधि थी कहां पर, राजगढ़ में, राजगढ़ में रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि है। समाधि पर जाकर अकबर को रिग्रेट होता है और समाधि पर जाकर ये सूर्य लगवाता है और कहीं ना कहीं 10 के इसके वगैरह कुछ नाम दे देता है इस समाधि को। तो बाद में समाधि पर जाता है अकबर और कहीं ना कहीं उससे फिर माफी मांगता है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैंने एक प्रेमी जोड़े को बिछड़ा दिया। तो इसके बाद क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। अब कौन सा, जहां पर बाज बहादुर वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं, अब जो स्टार्ट होता है वो, अब मालवा क्षेत्र पर जो स्टार्ट होता है वो होता है मुगल काल। और मुगल काल में हम जो मुगल काल के समय जो अगले वंश आते हैं वो चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर पूरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो में।